डेली वेजर्स के मुद्दे हैं, और डेली वेजर्स का जिस भी महकमे से तल्लुक रखते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी का मिलते हैं, ये सब जेन्युइन मुद्दे। और हाँ, साथ साथ हमारे साथ एक और रिकॉर्डर जो जुड़े थे, बाबा मुनीर साहब, जो कि हमारे यूट्यूबर है, जो हमारे इस सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह लाइव करते हैं अपने पेज पे, उसका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी देखने वाले मेरे नाजरीन मोहतरम को बट एजाज का प्यार भरा सलाम पहुंचे। और नाजरीन मोहतरम, आज के इस लाइव डिबेट प्रोग्राम में आप सभी मेहमानों का तहे दिल से खैर मकदम है। नाजरीन, इस लाइव डिबेट में हमेशा लोगों के मसले मसाइलों के हवाले से, लेकिन आज हमने एक अलग ही मुद्दे पे इस लाइव डिबेट को मदू किया है, इन मेहमानान को अपने इस स्टूडियो में मदू किया है। वो इशू आप सभी इंशाअल्लाह कुछ ही लम्हात में आपसे मुखातिब होकर सभी मेहमानान खुद ही रख देंगे। जी नाजरीन, कहीं ना कहीं इस लाइव डिबेट का प्रोग्राम का मकसद यही होता है कि कहीं ना कहीं इन मेहमानान के जरिए मुलाजमीन के मसाइल जो है आला हुकाम और अहदेदारों तक पहुंचाना हमारा अवलीन फर्ज बनता है। नाजरीन, कोशिश करेंगे आज की इस रौनक बख्श स्टूडियो में मेहमानान से मजीद गुफ्तगू करने की। हमारे साथ आज जो जुड़े हैं मेहमान, वो है सबसे पहले शाह फैयाज साहब, जिसका कद और आवाज वो किसी तारुफ के मोहताज ही नहीं है, क्योंकि वो एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के बहुत ही बड़े कदावर लीडर है। जी साथ साथ हमारे साथ और एक सोशल एक्टिविस्ट जुड़े हैं, आदिल नजीर खान साहब, जो हाल में ही हमारे ये डेलीवेजर्स भाई जितने भी है, या कि कैजुअल लेबर्स कहो या कि सेशनल कहो, जो भी है पीटीएल, टीडीएल या जीआरएस या एनवाईसी, या कि हम आशा बहनों का बात उन बहनों की बात करें, या कि हेल्पर टू सुपरवाइजर की बात, उन सब की आवाज में आवाज मिलाकर आगे हर कदम और शाना बशाना चलते थे। साथ साथ हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, तनवीर हुसैन साहब, जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स फ्रंट के प्रेसिडेंट भी है और साथ साथ चेयरमैन भी है और रिपब्लिक के शायद प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और साथ साथ हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, जो कि आज हमारी सरकार जो भारत में है, बीजेपी की सरकार, उसके हमारे बहुत ही बड़े कार्यकर्ता सुभाष शर्मा, बहुत ही बड़े सीनियर लीडर, एक्स एडिशनल डीसी भी रहे हैं, यानी केस ऑफिसर रहे हैं। इन्होंने भी आज हमारे स्टूडियो को रौनक बख्शी है। आप सभी मेहमानों का सबसे पहले तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेहमानों ने अपना कीमती वक्त हमारे इस स्टूडियो को फराहम किया। सबसे पहले लिए चलते हैं अपने नाजरीन को शाह फैयाज साहब के पास। शाह फैयाज साहब, सबसे पहले आपको हमारे इस लाइव प्रोग्राम में खैर मकदम है। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और इसमें जो इशू है वो इशू आपने ज़्यादा इशू वो हैं सारे के सारे जो प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज किया है वो रिलेटेड टू इश्यूज ऑफ एम्प्लॉयज हैं। देखिए, मेरी जो पहली फैयाज साहब, मेरा सीधा सवाल आप पे रहेगा, सवाल का ही जवाब दीजिए, क्योंकि सारे मेहमान हमारे लिए मोतफून होते हैं, सारे मुफीदमंद होते हैं, इनका टाइम बहुत ही प्रीशियस होता है। हम किसी भी मेहमान का वक्त जाया किए बगैर हम हर एक मेहमान को अपना अपना सवाल का बिल्कुल अपना वक्त दिया जाएगा, उसके लिए कोई भी परेशानी आप मत ले लो। इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले रेस्पेक्ट देते हैं और वक्त भी साथ साथ देते हैं। फैयाज साहब, जो कि आपको पता है पीडीटी के एम्प्लॉयज, जो कि आप एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन भी है और प्रेसिडेंट भी है, आप उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे 4.5 लाख एम्प्लॉयज को भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ साथ हमारे 1 लाख से जायद जो डेलीवेजर्स है या एनवाईसी है या जीआरएस है, आप सभी उनको रिप्रेजेंट करते हो, क्योंकि आप उनके बड़े से बड़े आपको वो ताज मानते हैं, आपको अपना शाना बशाना शाने मुलाजमीन के नाम से भी बार बार पुकारते हैं। फैयाज साहब, जो कि पीडीडी डिपार्टमेंट, हम सबसे पहले उसी मुद्दे पे बात करेंगे। पीडीडी डिपार्टमेंट जिसमें पीडीएल और टीडीएल है, उनके लिए एक एसआरओ जो 381 एसआरओ जो कि 1981 में जिसका वजूद आया है, लेकिन 1981 से 2018 तक यानी 2018 तक डीपीसी करके उनके हक में रेगुलराइजेशन के ऑर्डर्स अजरा किए गए। लेकिन बदकिस्मती से और एक डीपीसी होती है 14/1/2019 को, और डीपीसी होने के बाद आज तक ये नाला बिचार के नाम से जिनको पुकारेंगे, जो कि हमारे हमदम हमा वक्त इस डिपार्टमेंट को वक्तन फवक्तन
अपने जवानियां सरफ करते हैं। आपने देखे होंगे, आपको तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो उनके हक में अभी तक ऑर्डर इजरा नहीं किए गए। फिर 2019 सितंबर में कॉरपोरेशन का वजूद आता है। कॉरपोरेशन जब वजूद आता है तो उनका SRO 109 अलग से बनता है। अगर हम बात करेंगे SRO 109 या SRO 381, यानी दोनों SRO इन पे फॉल करता है। क्यों आज तक इस चीज में कोताही बरती जा रही है? अगर 14/1/2019 में डीपीसी हुई है, डीपीसी होने के बाद आज तक रेगुलराइजेशन के ऑर्डर इजरा क्यों नहीं गई? कहां पे कोताही बरती जा रही है? क्योंकि आप मुलाजिमीन की आवाज है, आप हुकाम तक जाते हैं, आप आला ओहदेदारन तक जाते हैं, क्या वजह है? कहां पे कोताही बरती जा रही है? जी फयाज साहब। जी, आपका सवाल जो है सीधे उसका जवाब दे देता हूँ। जी, पहली बात ये, जो पीडीडी महकमे में हमारे डेलीवेजर्स, कैजुअल लेबर्स या पीडीएल टीडी काम करते हैं, सबसे पहले ये डिपार्टमेंट एसेंशियल सर्विस में आता है। इसमें कोई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और जम्मू कश्मीर के मौसमी हालात जो हैं वो सबसे कठिन हालात होते हैं। अब आपका सवाल ये है कि इनके साथ आज तक रेगुलराइजेशन क्यों नहीं? देखिए, ये मुझे लगता है जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेसी होती है, उसमें पॉलिसी मेकर जो पॉलिसी बनाते हैं, उन्होंने SRO बनाया, 381 SRO बनाया, उसके बाद डीपीसी हो गई, या उसके बाद और भी इसमें जो पेशरफत हो गई। लेकिन मेन चीज जो होती है वो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स होते हैं। जब ग्राउंड लेवल के ऑफिसर, मैंने बहुत सारे मामला में देखा है, हल भी हुए हैं बहुत सारे मामला, वहां पे ये देखा गया है जो ग्राउंड लेवल का HOD होता है, जब वो लचक दिखाता है, जब उसमें पैशंस होती है, जब वो दर्द महसूस करता है, फील करता है, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय हो, छोटे से छोटे से लेकर एम्प्लॉय या बड़ा एम्प्लॉय हो, उसके फील करता है और उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करता है, वो मामले कभी अटकते नहीं और किसी महकमे में किसी जगह पे वो अटकता नहीं। लेकिन अलमिया ये है कि आपके सबसे ज्यादा जो शिकार हो गए हैं, शहीद हो गए हैं एम्प्लॉय, अगर वो ड्यूरिंग दिस पीरियड हुए हैं, विंटर पीरियड होते हैं सबसे ज्यादा, जो हमारे जो TDL PDL एम्प्लॉयज हैं, कहीं के तो बाजू कट गए, कहीं तो मर ही गए, इस दुनिया को हमें अलविदा कहना पड़ा उनको। लेकिन अभी तक शायद उनके हक में न तो किसी की नॉमिनी, आज तक उनके जो NOK है उनको नौकरी इजरा नहीं की गई जैसे कि किया जाता है बाकी डिपार्टमेंट, न कि कोई किसी एक फर्द को कम से कम घर में अभी तक नौकरी दी गई। जी फयाज साहब। देखिए, मैं वही आपके सवाल को समेटना चाहता हूं। मेरे कहने का यही मकसद है, अब ब्यूरोक्रेसी और जो ग्राउंड लेवल के ऑफिसर्स है, इनमें कहीं भी मुझे किसी जगह आज के दौर में कोई तालमेल नजर नहीं आता। ऐसी बात नहीं है कि ऑफिसर्स मामला हल नहीं करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ब्यूरोक्रेट्स, सारे ब्यूरोक्रेट्स एक जैसे हैं, वो मामला हल नहीं करना चाहते। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में, UT एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त बहुत ही काबिल ज़हीन ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, बहुत ही ऑफिसर्स बैठे हैं नीचे, लेकिन तालमेल कहीं नहीं है। इसी की वजह से ये डीपीसीज या रेगुलराइजेशन के मामले जिनमें ऑलरेडी गाइडलाइंस इशू होती हैं, मान लीजिए कोई ऐसा इशू जिसमें गाइडलाइन इशू नहीं होती, उसमें पॉलिसी की जरूरत है। जिसमें पॉलिसी बनी है, गाइडलाइन बनी है, उसमें लातुलेन करने की क्या जरूरत? ये प्राइम अफसर जो होते हैं उन्हीं की गलती है। इसके साथ साथ हमारी जो ये एम्प्लॉय है PDL TDL जिनकी बाजू कट गई, जो शहीद हो गए, आए रोज आप देखिए बर्फ गिरेगी, आप खुद आपको ऊपर वाला ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा होता है। फिर जो उनके घर वाले, ना कोई SRO है, ना उनके लिए कोई पेंशन पॉलिसी है, ना उनको रिहेबिलिटेट करने की गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी है। हमने बार बार इस मसले को उठाया सरकार के, और उठाते रहेंगे क्योंकि ये जेन्युइन। फयाज साहब, हमारे डेलीवेजर्स भाई के लिए, जो डेलीवेजर्स भाई है या की बहनें हैं, उनके लिए तो बिल्कुल रेगुलराइजेशन पॉलिसी बननी ही चाहिए। उसके लिए तो हम नकारा कबीर भी नहीं करते, हम इस स्टूडियो को बिल्कुल इसी चीज के लिए बुलाते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी मुद्दा है कि PDD का अगर अपना SRO है 381 या कि 109 कहा जाए, जो कि कॉर्पोरेशन का अपना है, फिर LG साहब ने और 2020 में और एक SO का ऑर्डर निकाला है, जिसमें यह भी कहा गया कि तब तक कोई भी नई भर्ती अमल में नहीं लाई जाएगी जब तक इन PDL और TDL को इसमें अमल आया नहीं जाएगा। लेकिन कोताही कहां पे बरती जा रही है? फयाज साहब, एक खाली आपके पास 30 सेकंड का वक्त है, 30 सेकंड के अपने अंदर अपने जवाब को समेटे। जी फयाज साहब। देखिए, कोताही कहीं नहीं है। LG साहब हमारे एडवाइजर साहिबान, वो किसी भी इश्यू को मैं खुद उनसे मिलता रहता हूं, वो बिल्कुल हम अच्छी तरीके से उसको लेते हैं पॉजिटिव अंदाज में और हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो हमारे कुछ ऑफिसर साहिबान, यहाँ पे बड़े लेवल पे रिशफल होना चाहिए। बहुत सारे ऑफिसर साहिबान है जो डिलिबरेटली इनको इन चीजों में रोड़े अटकाते हैं, उनको जो है उनको हटा के नए ऑफिसर को लाना चाहिए। बिल्कुल
चलिए फयाज साहब, आपके पास और आने की कोशिश करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं जो कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर कैजुअल लेबर्स के यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट है तनवीर हुसैन साहब। तनवीर हुसैन साहब, मेरा आपसे सीधा और सीधा सवाल, आपको जो आज पहचान है, यानी लोगों के अंदर जो पहचान आपकी बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे मुलाजमीन बरादरान जो है उन्हीं की वजह से आपकी पहचान बनी है, तभी आप सियासत में चले गए हैं। अदरवाइज आप देखेंगे जितने भी एम्प्लॉयज आप सभी काबिल तरीन है, ज़हीन है, लेकिन आज तक उनकी पहचान नहीं हुई है क्योंकि वो फ्रंट नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर बनी है, लेकिन आपने भी आवाज आज तक उठाई, कहां पे आपकी आवाज को माना नहीं जाता, जबकि आप सियासत में भी चले गए, लीडर भी रहे हैं, प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और जबकि आज आप प्रेसिडेंट भी शायद कहीं पे और रिपब्लिक फ्रंट के भी कुछ शायद प्रेसिडेंट आप है, लेकिन आपकी आवाज को न मानना, जबकि आप बहुत ही बड़े मायानाज लीडर माने जाते हैं, कहां पे कोताही बरती जा रही है इस चीज के हवाले से, टेलीविजन के हवाले से? जी तनवीर हुसैन साहब। सबसे पहले आजाद साहब, मैं बहुत थैंक्स करता हूं आपको कि आपने एक अहम इशू डिबेट पर आज हमें टाइम दिया बोलने का। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में आना कोई हमारा शौक नहीं था। पॉलिटिक्स में हमें मजबूरी से आना पड़ा, और पिछले 20-25 साल से जिस तरह से फयाज साहब ने बात आपके सामने रखी, बहुत एक नंबर है। मैं अगर बात करूं, तमाम डिपार्टमेंट 61,000 कैजुअल लेबर्स हैं। जब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की कोalition सरकार थी और 2014 में एक ब्लूप्रिंट निकाला गया कि 61,000 जो है एक अप्रूवल, उनको एक कैबिनेट सब कमेटी बनी और उसमें अप्रूव दिया गया, इनको रेगुलराइज किया जाएगा। उसकी क्या वजूहत रही, क्या मसला हुआ, उनको रेगुलराइज किया गया, वो वक्त से आपके सामने बातें आती रही, हम उस डिबेट नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर के यहाँ पॉलिटिकली सिनेरियो चेंज हुआ, जब यहाँ भाजपा बीजेपी की सरकार आई है, उसमें जो है कोशिश की गई कि इसको रेगुलाइज किया जाएगा। एक टीम बनी, काफी लंबी लड़ाई हमने लड़ी, क्योंकि डेलीविजर्स आप जानते हैं कि ये 20-25 साल से जो चक्कर पिस रहे हैं, चाहे बिजली है, वो आपके सफाई कर्मचारी, आपका टूरिज्म है, आपका पीएचई डिपार्टमेंट है। तनवीर साहब, अगर आप फाइल्स को आगे ले जा रहे हैं, डीपीसी भी कराई जाती है पीडीडी के अंदर, तब भी उन पे एसआरओ लागू नहीं होता है, कोताही कहां पे बरती जा रही है? तनवीर साहब, हमारा सवाल यह है। देखिए, सबसे पहले कोताही की बात करूं, देखिए सबसे पहले तो जितने भी मुलाजिम की अंजुमें हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। पॉलिटिक्स को छोड़ के तमाम लीडर, जितने भी ट्रेड लीडर साहिब, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। देखिए, डेविड के साथ बहुत ही जो है तनवीर साहब, आपने पॉलिटिक्स से लेकर बात छेड़ी, तो फिर तो आपको पहले पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी। जी तनवीर साहब। जनाब, देखिए पॉलिटिक्स में जाने की वजह तो मैं आपको बता रहा था, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। जब हमने लड़ाई लड़ी और जब हमने सरकार ने देखा कि जब भी हमने इनके सामने बातें रखी, तो इन्होंने यही कहा कि अब जैसे पॉलिटिक पार्टियां जो बता रही हैं आपको कि जी जब हमारी सरकार बनेगी उसके बाद हम आपका मसला हल करेंगे। तो अब 60,000 का नंबर है, तो हम जो डिलीजर्स है, हमें पॉलिटिकल विक्टिम बनाया गया है, हम लोगों को पॉलिटिकली यूज किया गया है, और आज तक जो 61,000 लोगों को सिर्फ एक पॉलिटिकली मुद्दा बना के सिर्फ पावर हथियाने की बात की जा रही है। जब तमाम रास्ते बंद हुए, और मैं सिंगल प्रेसिडेंट ऐसा हूं कि इस लड़ाई को मैंने दिल्ली के जंतर मंतर तक लिया, मैंने दिल्ली की पार्लियामेंट तक लिया। मैं रिसेंटली अभी जो है दिल्ली से अभी मैं कैबिनेट मिनिस्टर से मिला, वहां के जो हमारे राजनाथ सिंह, उनसे हमारी टीम कल मिली, उससे पहले रामदास अठावले जी से हम मिले। हम जो है अपने जो जितने भी मसूद हसदी जी हैं, जो इसको तो एमपी है पार्लियामेंट में, हम उनसे मिले। हमारा यूनाइटेड फ्रंट ऐसा कि पहली ऐसी आवाज दिल्ली तक पहुंचाई। लेकिन जब हमें लगा कि सरकार कहीं ना कहीं आवाज को जो अनदेखा कर रहा है, तो गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो लोग जो सरकारें बनती है वो लोगों के लिए बनाई जाती है, लोगों द्वारा बनाई जाती है। जब लोगों को ही बेनिफिट इन चीजों के नहीं हो, तो ऐसी सरकार को क्या करना है? इसलिए फैसला मेरे पॉलिटिक्स में जाने का हुआ। लेकिन मेरा आज भी स्टैंड है कि आज भी सरकार, तनवीर साहब, और आज भी सरकार ये फैसला लेती है कि 61,000 कैजुअल लेबर्स को रेगुलाइज किया जाएगा, इनको मिनिमम एक्ट किया जाएगा, इनको एब्जॉर्ब किया जाएगा। आज तनवीर हुसैन पॉलिटिक्स के इस्तेमाल देने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं अपनी मर्जी से पॉलिटिक्स में नहीं गया हूं, मेरी किसी भी कोलिशन टीम है, उनका फैसला है ये कि अगर सरकार इस मार्च पर ही, हम दूसरे मार्च पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तनवीर हुसैन सिर्फ और सिर्फ जो है जम्मू कश्मीर के की आवाज बनने के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है। अगर आज सरकार फैसला लेती है, आज हम कदम पीछे हटाने के लिए तैयार हैं। लेकिन मैंने ये कहा कि जितने भी बाकी लीडर्स हैं, हम भी पॉलिटिक्स को उन दिनों पीछे रख के हम भी एक प्लेटफॉर्म पाने के तैयार है। लेकिन जो इश्यूज है, ये एक लीडर से हल होने वाला नहीं है। मैं कहूंगा, मैं ये विश्वास नहीं, इसमें कलेक्टिव लीडरशिप को एक
सिंगल अम्ब्रेला के नीचे आना होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं, कोई अल्टरनेटिव नहीं। अगर ऐसा नहीं होता फिर आने वाले विधानसभा में अपनी ताकत दिखा के यहाँ पे गरीबों और मजलूमों की सरकार लानी होगी, वो रास्ता बचता है। चलिए तनवीर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका सवाल भी और जवाब भी हमने सुन लिया। आदिल से नजीर साहब, सुभाष जी आपसे भी जरूर आपके पास आएंगे, बिल्कुल आपका वक्त मुतफून है, सभी मेहमानों का वक्त बहुत ही प्रीशियस है, हम जानते हैं, सबके पास अपने अपने वक्त को पे आएंगे इंशाल्लाह। आदिल नजीर साहब, हमारा आपसे सवाल, आप कुछ ही दिनों पहले अपनी आवाज को हमारे टेलीविजन भाई जितने भी या बहनें उनकी आवाज के साथ आवाज मिलाकर आगे चलने के लिए मजबूर है, जबकि उनके हक में बहुत सारे लीडरान आज तक शाना बशाना खड़ा है, जैसे तनवीर हुसैन साहब है, जैसे शाह फयाज साहब है, ये कि बहुत बड़े कद के दोनों लीडर है, हम इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। क्या कारण है आपको भी मैदान में उतरना पड़ा? जी आदिल नजीर साहब, क्या परेशानी आपको नजर आई कि आपको मैदान? देखिए एजाज साहब, जहां तक मेरा सवाल है कि मैंने क्यों इनके लिए बात छेड़ी, जबकि ऑलरेडी इतने एक्टिविस्ट हैं, ये जो इनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, जो इनके लीडर्स हैं, जो इनको लीड करते हैं इनके ग्रुप्स को, चाहे वो पीडीडी के डेलीविजर्स हो, चाहे वो पीएचई के डेलीविजर्स हो या एनएचएम के डेलीविजर्स हो, जो भी जितने भी यहाँ डेलीविजर्स हैं, जिनके असल में मसला ये कहाँ से खड़ा हुआ कि इनको जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई तो इनका पहले ही एक बहुत बड़ा इनको धोखा दिया गया है कि इनको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाएगा, आपको परमानेंट किया जाएगा। उसी आश में ये बेचारे जो उस टाइम इन्होंने जॉब लिया, उन्होंने मेहनत की इन डिपार्टमेंट्स के लिए। देखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अगर हम नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉइज की बात करें, देखिए उसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उसमें पैरामेडिकल स्टाफ उसमें आता है। देखिए हमने कोविड में डॉक्टर्स पे फूल तो बरसाए है, हमने कोविड में पैरामेडिकल जो स्टाफ है उनकी तो बड़ी तारीफ हमने की, लेकिन जब उनको परमिट करने की बात आती है, जब उनके रोजगार की बात आती है, जब उनको तनख्वाह देने की बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। इसी तरह आप देखिए पीडीडी, जैसे अभी शाह फयाज साहब ने या तनवीर साहब ने कहा कि इन्होंने बहुत कुर्बानियां दी है। हम मानता हूं इस वक्त अगर हम सरकार का देखेंगे, पीडीडी का जो इलेक्ट्रिसिटी का मसला कश्मीर के अंदर एक बड़ा मसला है, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी होती नहीं है, वो एक अलग सवाल है। लेकिन अगर हम ड्यूटी की बात करें, मुझे नहीं लगता है जो डेलीविजर्स पीडीडी के हैं उनसे ज्यादा कोई ड्यूटी देता है या उनसे ज्यादा बेचारा कोई इस लाइन ऑफ ड्यूटी में शहीद हुआ है। कितने हमारे इस पावर के इलेक्ट्रिसिटी के शिकार हुए, चाहे विंटर्स में या समर्स की बात हो। इसी तरह हम अगर पीएचई के एम्प्लॉइज पे आएंगे या हम आएंगे हमारे जो देखिए एक प्रीमियम लेयर में कहूंगा हमारी सोसाइटी का, हमारे लेक्चरर साहिबान, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर साहिबान जो हमारे हैं, चाहे वो कॉलेज के अंदर हो चाहे वो स्कूल्स के अंदर हो, उनका एक बड़ा मसला है। उनको भी एक बड़ी उम्मीद दी गई थी, बड़ा आश उनको दी गई थी, लेकिन आज तक उनकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी। लेकिन शाह फयाज साहब ने कहा कि कुछ ऑफिसर हैं उनकी वजह से ये रोका जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगर सरकार के अंदर वाजिया कोई पॉलिसी होती, अगर एलजी साहब वाकई इनको परमानेंट करना चाहते, उनकी अगर कोई पॉलिसी होती कि हम इनको परमानेंट करेंगे, हाँ इसमें पॉलिटिकल बेनिफिट उनको भी हो सकता है, क्योंकि वो इस वक्त यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, लेकिन वो उसको किसी पार्टी ने यहाँ वो वहां अपना पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। अगर इनकी वाकई कोई पॉलिसी होती, मुझे लगता है ये वहां उनको परमिट करते, लेकिन इनकी कोई मंशा ही नहीं है, ये करना ही नहीं चाहते, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप रोड पे जाए कहां जाए। इसलिए लेकिन मैं तब भी कह रहा हूं कि हमें अपनी आवाज को दबाना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे वो फयाज साहब हो हमारे या तनवीर साहब हो, और भी जितने हमारे दोस्त हैं, जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं, डेलीविजर्स हैं। लेकिन एक चीज तनवीर साहब ने अच्छी कही, यहाँ हमें यूनाइटली लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए कोई चीज इस दुनिया के अंदर नामुमकिन नहीं है, अगर हम यूनाइटली फाइट करेंगे हर एक डेलीविजर के लिए। देखिए हमें सबके लिए बात करनी चाहिए, चाहे किसी का ऐसा रो है, किसी का नहीं है, किसी का रूल था या कोई रेगुलराइजेशन जो पॉलिसी थी है या नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सबके लिए बात करनी चाहिए, क्योंकि सबने कुर्बानी अपने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर दी है, इस आश में दी है कि एक ना एक दिन उनको परमिट किया जाएगा, लेकिन आज तक उनकी नहीं सुनी गई। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे कि पॉलिटिकल बेहद इसी पे छुड़ी है, हर एक पार्टी कहती है कि मेरे को पावर में लाओ, मैं इनको परमिट करता हूं। लेकिन अगर आप देखेंगे ये जो इस वक्त जो ये टेलीविजर्स का मसला है, ये जो इनके साथ जुल्म इनके साथ हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी ही पॉलिटिकल पार्टीज है। इन्होंने ही तो पीएचई में भी पीडीडी में इनको लगा है, लेकिन कोई पॉलिसी वाजिया नहीं लाई। अगर इन्होंने पहले ही पॉलिसी लाई होती, अगर आप पीडीडी में डेलीविजर जाएंगे 8 साल के बाद आपको परमिट किया जाएगा या 10 साल के बाद आपको परमिट किया जाएगा। इसी तरह नेशनल हेल्थ मिशन जो एम्प्लॉइज है या पीएचई के डेलीविजर या फॉरेस्ट गार्ड है हमारे या कैजुअल लेबर्स है हमारे, इसी तरह और एक इंपॉर्टेंट मैं मसला कहूंगा। देखिए आप तो परमिट करने की तो दूर बात है, यहाँ आप देखिए किस तरह से आप किस कदर जुल्म करते हैं उन लोगों पे जो बेचारे 7-8 हजार ही तनख्वाह लेते हैं। अभी रिसेंटली एक इशू यहाँ गरमाया था या अभी भी वो चल रहा है
एक मिनट में खत्म करता हूँ। उसके बाद ये जो हमारे एटीएम गार्ड्स का जो उनकी जो कंपनी थी, जो उनको पे करती थी, सिक्योरिटी गार्ड्स, उनको जो कंपनी पे करती थी, जैसा मुझे कंप्लीट करने दीजिए, जो उनको पे करती थी, तो उस कंपनी को बदल के वो किसी बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। तो उससे क्या हुआ, उनको पहले 7,500 8,000 कुछ मिलता था, अब उनको 5,500। या आप मुझे बताइए 5,500 में क्या होगा। ये सरकार यहाँ हर एक मुलाजिम पे जुल्म ही करती है। जो परमानेंट एम्प्लॉय है ना, उनपे भी इस वक्त एक गाज गिरी पड़ी है। वो ये है कि उनको या तो 48 का एक इन रेशो निकाला, इनको रिटायर कर दो वहां से, या आफ्टर टर्मिनेशन का आप एक नई पॉलिसी देख रहे हैं इस फासिस्ट सरकार की। इसलिए मैं एक वाज़ेह आवाज में कहना चाहता हूं पूरे कश्मीर की आवाम को, या जितने भी हमारे कैजुअल लेबर्स एंड डिलीवरीज है, किसी भी डिपार्टमेंट को, उनको एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए जब तक उनको उनका हक नहीं मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके पास और कुछ आसिफ अली भट्ट साहब हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष जी आपके पास जरूर आएंगे, इन सारे सवालों का जवाब आप ही के पास है। आसिफ अली भट्ट साहब जो कि एनवाईसी को रिप्रेजेंट करते हैं और जीआरएस और आरईकेएस को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रेसिडेंट है, उनके मेंबर भी है, और साथ साथ हमारे जो आशा बहनें हैं उनको भी फयाज साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं, साथ साथ हमारे आसिफ अली भट्ट साहब भी रिप्रेजेंट करते हैं। आसिफ अली भट्ट साहब जो कि एनवाईसी लोगों को, यानी जो हमारे भाई लोग हैं, उनको बहुत ही कम उजरत मिलती है, आप जानते हैं। तो उस उजरत में आज क्या आता है वो तो आप सभी जानते हैं। हमारे तनवीर साहब बहुत बड़े मेहमान, और शाफिया साहब ये भी जानते हैं, सभी जानते हैं, आदिल साहब भी जानते हैं। लेकिन उनको कम उजरत दी जाती है और साथ साथ उनके लिए कोई भी रेगुलेशन पॉलिसी अभी तक नहीं बनी है। क्या कुछ कहना है इस हवाले से? आसिफ साहब 1 मिनट के अंदर अपना जवाब दीजिएगा। आसिफ साहब देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्लियर नहीं है। आप देखिए जो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, आप देखिए हर जगह यूथ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें हर किसी का फ्यूचर सिक्योर हो। एक मिनिमम अमाउंट दे के यूज किया जाता है जो किसी भी तरीके से जायज नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं जितने भी लोग हैं, अगर गवर्नमेंट उनकी सर्विस यूटिलाइज कर रही है तो गवर्नमेंट का हक बनता है कि उनके लिए एक पॉलिसी हो। ये यूज एंड थ्रो की पॉलिसी बंद होनी चाहिए। एक तरीके से एक सिस्टम ऐसा बनाना चाहिए कि जो काम करेगा उसको एक हैंडसम सैलरी मिलनी चाहिए, एक रेगुलाइजेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। वरना आप देखिए किस तरीके से आज जम्मू कश्मीर का यूथ है जो डिप्रेस है। बहुत ही अच्छा मुद्दा छेड़ा आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत आपके और तनवीर साहब की बात को हम दाद देना चाहेंगे। तनवीर साहब ने एक बात कही कि हम यूनाइट होकर अगर हम लड़ेंगे शायद हम इस लड़ाई में कामयाब जरूर होंगे। आसिफ साहब आपने बहुत अच्छा मुद्दा छेड़ा कि यूज एंड थ्रो की पॉलिसी बिल्कुल इख्तियार नहीं करनी चाहिए, जबकि इन बेचारों के हक में कोई एक अच्छी पॉलिसी लाई जाए जिसमें इनका भी मुफाद हो और जो हमारे लीडर साहिबान हैं इनको भी उस पॉलिसी लाने में शमूलियत कराई जाए ताकि ये भी अपनी राय को सामने रखे। जी हमारे साथ और एक मेहमान जुड़े हैं, सोफी अमीन साहब, ये सोशल एक्टिविस्ट है, हमारे गांधरबल से है। अमीन साहब आपके पास भी जरूर आएंगे। शाफिया साहब पहले आपसे सवाल मेरा। शाफिया साहब जैसा कि आप जानते हैं आज जो नए जितने भी एम्प्लॉयज 2010 से आज तक भर्ती हुए हैं, यानी 2010 की बात नहीं है, 2010 के बाद की बात है, आज तक जितने भी एम्प्लॉयज हो रहे हैं, यानी उनको परमिट या लगाया या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाया जाए, उनके हक में एक ओपीएस की जगह यानी ओल्ड पेंशन स्कीम एक स्कीम रहती थी जो कि बुजुर्ग यानी बुढ़ापे में एक सहारा बन जाता था एक मुलाजिम की, जिस लिहाज से वो मुलाजिमत पे बड़ी तवक्को से काम करते थे। उसके घर वाले भी शायद उसी के लिए उसको बहुत ज्यादा इज्जत करते थे। लेकिन आज क्या है, आज ओपीएस की जगह एक नई पॉलिसी को इख्तियार किया गया जिसका नाम है एनपीएस, नेशनल पेंशनरी स्कीम, यानी नेशनल पेंशन स्कीम भी कह सकते हैं, पेंशनरी अगर किसी के लिहाज से हो रहा है। ठीक, तो फैयाज साहब उसके लिए आप अभी तक आवाज बुलंद करते हुए नजर नहीं आए, जबकि आप मुलाजमीन की आवाज है। क्या कुछ इस हवाले से आपका कहना है? जी शाफिया साहब। देखिए पहली बात ये जो ओपीएस है ये लागू हो पूरे हमारी कंट्री में इस वक्त एनपीएस लागू है। अब कहीं पे जैसे पंजाब है, सारी स्टेट से उन्होंने अपने दम पे अपने बलबूते पे जो है एनपीएस को रिवोक करके वहां पे ओपीएस लाया। क्या एनपीएस को स्क्रैप करके ओल्ड ओपीएस को इनको रेस्टोर करना चाहिए या कि नहीं? जी फयाज साहब। जी पूछना चाहता हूँ, ये जो है मैं आपको एक एग्जांपल देना है। देखिए ये तो सीधी सी बात है, इसमें आप देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स से मैं भी कुछ दिनों के बाद दिल्ली जा रहा हूँ, हमारा एक बहुत बड़ी मूवमेंट हम छेड़ने जा रहे हैं इसके बारे में। ये बहुत
बड़ी नाइंसाफी है एम्प्लॉयज के साथ 2010 के बाद जो अपॉइंट हुए हैं। मैं आपको एक JNK की एक एग्जांपल देता हूं। मुझे कुछ दिन पहले रिप्रेजेंटेशन ही मिली, हमारे KPS के ऑफिसर्स हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में है, वो इस वक्त DSP रैंक, एडिशनल SP रैंक में, वो 2010 में अपॉइंट हुए। आपको ये जानकर हैरानी हुई कि 2010 में वो जब उनका सिलेक्शन हो गई, सिलेक्शन होने के बाद ऑर्डर आता है, लागू हो जाता है 2010 में NPS, लेकिन वो एज पर रूल NPS में आते हैं। अब वो इतने मजबूर हो गए हैं, अब उन्होंने सरकार को चाहिए था, देखिए वो हमारे हमारी लोगों की सेवा में लगे रहते हैं और उनका जो है उनका पैसे ही वो सिलेक्शन हुई। अब उनके साथ ये नाइंसाफी है। आप फ्रंटलाइन होते हैं जो देश की सेवा में होते हैं, उनके साथ ये नाइंसाफी। अब हमारी आम एम्प्लॉय है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को बात ही नहीं है, आवाज कब पहुंचेगी। इसलिए हमारे साथ सरकार के फयाज साहब और एक मुद्दा छेड़ना चाहेंगे। फयाज साहब, बिल्कुल आपका सही फरमाना है कि NPS की जगह OPS को रिस्टोर करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मुलाजमीन अपनी जवानियां जब एक डिपार्टमेंट को देते हैं तो बुजुर्गी में वो कहाँ जाएंगे, उस टाइम ही उनको सहारे की जरूरत है, जिस सहारे को लेकर वो OPS को सहारा बना के आगे की जिंदगी जी रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज साहब, और एक मुद्दा आप ही के पास आना चाहिए, क्योंकि आप ही ये तनवीर साहब के पास आना चाहेंगे। तनवीर साहब, हेल्पर टू सुपरवाइजर जो है हमारी हेल्पर टू ICDS डिपार्टमेंट के हैं, उनको हाल में आपने सुना होगा, यानी 900 प्लस उनका आंकड़ा है, उनको डिसएंगेज किया गया। उनके हवाले से कोई आपका पैगाम? और गार्ड से उनको एक कंपनी इससे पहले 7,500 पे दे रही थी, अब दूसरी कंपनी में ये कंपनी ने ये अब अपने हाथ में लिया है, वो उनको 5,800 आज के इस जमाने में, यानी आप देख रहे हैं खुद ही महंगाई आसमान को छू रही है, और इस महंगाई के आसमान को छूने की वजह से उनके उजरत में कमी नहीं बल्कि इजाफा होना चाहिए, लेकिन बजाय इजाफा कमी हो रही है। जी तनवीर हुसैन साहब, 1 मिनट के अंदर अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए एजाज साहब, ये बहुत दुख की बात है कि अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें, जम्मू कश्मीर पिछले आजादी के बाद की बात करूं, यहाँ पे जितनी भी सरकारें रही, ये जम्मू कश्मीर अडाकिज्म पे चल रहा है। जो भी सरकार यहाँ पे, आपका टीचर अडाक पे, आपका मेडिकल वाला अडाक पे, आपका PHE वाला अडाक पे, आपका गार्ड अडाक पे, आपकी सुपरवाइजर अडाक पे। तो एक बार ऐसा हुआ था कि यहाँ पे IG भी अडाक पे आए थे। तो जम्मू कश्मीर की जो बैकग्राउंड रही है अडाकिज्म पे चला है, और यहाँ पे जैसे आसिफ अली साहब ने बात की कि यूज एंड थ्रो पॉलिसी यहाँ पे हुई है, हर किसी को यूज करके उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन मुझे ये समझना, जो सुपरवाइजर्स की बात आपने की, मैंने उनका इशू पहले भी जब उनको डिस्कस किया था, मैंने ऊंचे लेवल पे उस इशू को उठाया, यहाँ पे भी उठाया, दिल्ली में जो हमारे मिनिस्टर है उनको भी मैं उस मेमोरेंडम को वहां तक लेके गया, और बाद में फिर एडवाइजर से उनकी यहाँ पे मीटिंग भी हुई थी, और मुझे लगता है कि उनके ऊपर फिर लास्ट यही डिसीजन आया था कि जैसे नई पोस्ट क्रिएट हुई हम उनको अकॉर्डिंग टू पोस्ट लाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यार बात करें तो जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो काफी परेशान है। अब हम ये भी नहीं कहते कि सारी तनवीर साहब 1 मिनट का टाइम दिया गया था, तो ATM गार्ड्स के हवाले से, हाँ ATM गार्ड से वाले से मैं यही कहूंगा कि बहुत इंजस्टिस उनके साथ हुआ है, और हम उनकी भी आपका थ्रू मेरे पास मुद्दा आया तो मैंने पहले उनको प्रोटेस्ट करा था, उनका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो हम जरूर आप मेरा कांटेक्ट कराइए, और जो भी उनका मुद्दा है हम दिल्ली तक लेके जाएंगे उसको, और ऑलरेडी हमारे एम्प्लॉइज का इशू दिल्ली लेके जा रहे हैं। लेकिन अब सारा हम ये कहेंगे कि एक ही सरकार सब खत्म करेगी, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। लेकिन देखिए आजादी के बाद जैसा एक ही मुद्दा है, आज भी वही मुद्दा है, बिजली, पानी, सड़क और हो सके तो रोजगार, यही 4 चीजें हैं। अगर ये पॉलिटिशियन लोग 75 साल के बीच में भी लोग इन मुद्दों को हल नहीं कर पाए तो क्या आने वाले 5 सालों में मुद्दे हल करेंगे? तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल चेंज जम्मू में जरूरत है। युवाओं को पॉलिटिक्स पे आना पड़ेगा, युवाओं को सामने आना पड़ेगा। आपके पास और आने की कोशिश करते साहब, हमारे पास वक्त बिल्कुल कम है, हमें सभी मेहमानों को दावत दी गई है, लेकिन फयाज साहब आपसे और एक सवाल जरूरी जो कि मैं भूल गया था, ट्रांसफर पॉलिसी जो टीचर्स के हवाले से ग्रेड 2 और ग्रेड 3 उसके हवाले से कोई बात, और जो लोन्स ऑफ एम्प्लॉयज यानी 4.5 लाख एम्प्लॉयज का कुछ लोन का इशू जो है, और साथ साथ JK बैंक के साथ जो एफिलेट है जो 4.5 लाख एम्प्लॉयज, उसके हवाले से कोई बात, क्योंकि आप एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और साथ साथ आप JK टीचर्स फोरम के प्रेसिडेंट और साथ साथ उसके ताबियादार भी है और साथ साथ उसके मोहतरम भी है। जी है साहब। देखिए पहली बात यह है जो हमारे
ये आज की फैयाज साहब, सरकार है। आपके पास 1 मिनट का वक्त है, 1 मिनट का वक्त है फैयाज साहब, प्लीज। पहला सवाल आपने पूछा ट्रांसफर पॉलिसी। एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर ग्रेड 2 टीचर ग्रेड 3 क्रिएट किया। ये इसी सरकार ने ये मसला हल किया जब मैं प्रताप पार्क में 1 महीने हंगर स्ट्राइक में बैठा था मैं, और 40,000 लोगों का मसला हल हुआ 2018 में। उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक थे और उन्होंने वो मसला हल किया, और वो बहुत बड़ी स्ट्रगल थी। जब हमने उसमें बिल्कुल यूनाइटेडली वो फाइट किया तो हम वो जीत गए। हमें उम्मीद है ये मसले भी हम करेंगे। दूसरी बात, उसमें जो टीचर ग्रेड 2 और 3 क्रिएट किया गया, उसमें बहुत सारी हमारी फीमेल टीचर्स है जिनकी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में शादी हो गई है। बहुत बड़ा मसला हो गया है। 20 से उनको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे में ड्यूटी आने पड़ता है, ड्यूटी देनी पड़ती है। सरकार के लोग जो देख रहे हैं ये उनसे रिक्वेस्ट करने हैं, प्रपोजल सबमिट हुआ है, उस पे काम होना चाहिए। दूसरी बात, जेके बैंक के साथ 4.5 लाख एम्प्लॉइज के सैलरी अकाउंट्स एफिलिएट है, और जेके बैंक्स को जो मेन स्टेक होल्डर है वो हम एम्प्लॉइज हैं। आज तक जेके बैंक्स को हमने बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन दी इनके ऑफिशियल्स को कि जो इंटरेस्ट रेट है अपने एम्प्लॉइज को आप 4%, 3% और कभी कभार विदाउट इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड करते हो। सेम जो है प्रॉफिट, सेम फैयाज साहब शुक्रिया। फैयाज साहब, आपकी बात को बिल्कुल हम नोट कर गए कि आपका यही कहना है कि जेके एम्प्लॉय जितने भी है वो सारे एफिलिएट है जेके बैंक के साथ, उनको लोन उनको बिल्कुल कम इंटरेस्ट पे देना चाहिए, या कि बिल्कुल इंटरेस्ट के बगैर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ साथ आपका ये भी कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, ग्रेड 2 और ग्रेड 3, किसी की शादी कहीं और किसी की शादी कहीं। शुक्रिया। अमीन सोफी साहब, आपके पास आना चाहेंगे एसआई के हवाले से। एसआई एस्पिरेंट्स बहुत कमेंट्स कर रहे हैं कि ये बात जरूर छेड़ा जाए इस मुद्दे, इस डिबेट में। एसआई जो कि एस्पिरेंट है, उनके हवाले से 5 दिन का भी वक्त है टोटल। सुभाष जी, आपको भी शायद इस सवाल का बिल्कुल जवाब देना पड़ेगा। सुभाष जी के पास ही जाएंगे इंशाल्लाह। अमीन सोफी साहब, एसआई के जो बेचारे हैं एस्पिरेंट, शायद नेटवर्क का कुछ इशू, अमीन साहब सोफी साहब हमसे शायद मुनक़ता हुए। सुभाष जी के पास चलते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत खैर मकदम, आप हमारे इस साहब, सब साथी जितने भी हैं हमारे यहाँ, बहुत ही मुझे पहली बार उनको सुनने का मौका मिला और आपकी माध्यम से, और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबको आदाब करता हूँ। और जितने भी मुद्दे आपने रखे हैं वो बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं, और वो जितनी भी चीजें इन्होंने रखी हैं, क्योंकि मैं भी एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हूं और जो मैं इन्हें सुन रहा हूं, ये बड़ी अक्लमंद लोग हैं और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। इन सब बातों की मैं तायद करता हूं, और कुछ चीजें मैं हुकूमत के हवाले से जहां जहां पे कुछ चीजें जो चल रही हैं या जिस इनकी मदद की जरूरत है उससे मैं बात करूंगा। सुभाष जी एक ही सवाल सबसे पहले जो थोड़ी बात कट रही है आपसे, सुन नहीं पाया मैं, दोबारा जी सर, नहीं ये दोबारा रिपीट और तनवीर साहब का यही कहना है एनपीएस को स्टिकर पर के ओपीएस पर किया जाए। बिल्कुल कोई पॉलिसी बनाई, इनका बड़ा एनवाईसी जीआरएस और की पॉलिसी यूज हटा के जी ये बड़े जेन्युइन मुद्दे हैं, बहुत अच्छे मुद्दे हैं इनके, और इन सब मुद्दों पे गवर्नमेंट को सुनना चाहिए, और खासकर सुन भी रहे हैं। और खासकर जो अच्छे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जैसे हमारे अब चीफ सेक्रेटरी हैं, बहुत मंजे हुए और फाइनेंस में भी रहे हैं, और डल्लू साहब हैं जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के रैंक पे हैं, और वो भी जिनके पास इस वक्त फाइनेंस है। और कल भी मैं बात कर रहा था, मैं मिला था डल्लू साहब से, और जो ये मुद्दे रखे हैं कि जो पेंशन के मुद्दे हैं या दूसरे डेली वेजर्स के मुद्दे हैं, और डेली वेजर्स का जिस भी महकमे से तल्लुक रखते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी का मिलते हैं, ये सब जेन्युइन मुद्दे, क्योंकि मैं भी एम्प्लॉय रहा हूँ, ये बड़े जेन्युइन है। और इस पे हम भी बात करते हैं, हम जगह जगह बात करते हैं, और गवर्नमेंट की इसमें सीधी पॉलिसी है,
और ये पॉलिसी बनने जा रही है, इन सब लोगों को पता है। ये जो जिनको मैं सुन रहा हूँ, ये हमारे बहुत कदवार लीडर हैं हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और बड़ी अच्छी ये बातें कर रहे हैं। और जहाँ पे ये जा रहे हैं और हम भी जहाँ पे जाते हैं, हमारे जो जितने भी बड़े लीडर बात करते हैं, खासकर डेली वेजर्स के लिए कि इनके रेगुलराइजेशन के लिए जो बात इन्होंने पहले की, उस पे मैं भी इनकी तायद करता हूं कि जो जहां पे अगर लोअर लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं और हायर लेवल पे हैं, जो कागज बनाने की जहां पे है कि डेली वेजर को रेगुलराइज करना, और वो चीजें अगर बीच में रही हैं तो उसमें कसूर रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स का, जो हमारा ड्राइंग अफसर है उसमें चलने की, वो भी ये कंप्लीट कर रहे हैं। और जहां पेंशन का सवाल है, ये जरूर बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि इंसान एम्प्लॉय को वही मिलना चाहिए जो हर एम्प्लॉय को जो पेंशन मिलती है, सब एम्प्लॉय को पेंशन मिलनी चाहिए। क्योंकि एम्प्लॉय अगर 30-40 साल नौकरी करके जब घर जाता है तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इनका मुद्दा है। और इसके साथ साथ जो जितने भी ये ट्रांसफर पॉलिसी का तो इन्होंने खुद जिक्र किया, वो गवर्नमेंट ने एक अच्छा बना ली है ट्रांसफर पॉलिसी, उसमें भी मैं इनकी तायद करता हूं। और खासकर जो डेली वेजर्स का है, क्योंकि ये बहुत ही एक दरीना डिमांड है और इसको गवर्नमेंट को चाहिए और हम चाहेंगे। और जहां जहां हम बात करते हैं, अगर हम एलजी साहब से भी मिलते हैं या किसी सीनियर लीडर से मिलते हैं, बड़े बड़े जो मिनिस्टर इनके हमारे राजौरी में भी आए हैं, मैंने और कपिल जी जो हमारे सीनियर बीजेपी के लीडर हैं, हमने मिलके उनसे यही बात की है कि हमारे डेली वेजर्स को रेगुलराइज किया जाए और उसमें अगर छोटी मोटी कोई चीजें हैं उनको दरगुजर करके इन सब को रेगुलराइज किया जाए। और उसमें छोटी जो चीजें हैं वो ये हुकूमत के लिए ये इतनी बड़ी चीजें नहीं है, लेकिन खासकर बड़ी चीजों के लिए मैं बात बताऊं, कोविड में जो गवर्नमेंट फंसी हुई थी, कोविड में गवर्नमेंट का जो था, जिसमें आपको पता भी है कि हुकूमत चलानी बहुत मुश्किल काम होता है। और नेशनल लेवल पे जो हमारा चीज बजट का है या दूसरी चीजों का है, जैसे हमारा, मैं रिफ्यूजियों का को कन्वीनियर हूं, हमें भी एक किश्त मिली और अभी तक हमें दूसरी जो बैलेंस किश्तें नहीं मिली हैं, उसमें हम हर जगह यही बातें कर रहे हैं। और खासकर डेली वेजर्स की जो बात है, जितने भी ये आपके मैं इनके सुन रहा था, ये माने हुए जो शख्सियत हैं, और मैं देख रहा था इनको सुन रहा था, मैं इनकी सबकी तायद करता हूँ। और जैसे आपकी आपने इतने अच्छे लोग जो इस डिबेट में लाए और अच्छे मुद्दे रखे, हम भी जहां बैठेंगे, जहां पे हुकूमत पे बैठे हुए, धन्यवाद की कोशिश करेंगे। यही तवक्का रखते हैं सारे लोग कि अगर आज इस मुद्दे का, इस मसले का हल निकला तो शायद ये मुलाजमीन, ये जो हमारे मंच पे बैठे हैं लीडरान, ये कभी भी इस सरकार को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे अगर कि एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को रिस्टोर किया गया, जो कि अहम मुद्दा है। और साथ साथ हमारे डेलीवेजर्स भाई या बहनें, उनके लिए एक पॉलिसी बनाई जाए और हेल्पर टू सुपरवाइजर जो है उनकी बहाली की कोई राह सोची जाए, और साथ साथ ट्रांसफर पॉलिसी टीचर्स के हक में बनाई जाए। और साथ साथ हमारे ये भी मुद्दा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो कि पीडीडी के हमारे साथ खान साहब जुड़े हैं, ये शायद उसको ब्रीफली बताएंगे। हमारे साथ अमीन साहब जुड़े हैं। अमीन साहब, एसआईज के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया था, एसआईज के हवाले से जल्दी 1 मिनट के अंदर, क्योंकि उनकी एज का मसला है, 5 दिन रह गए खाली। सुबह जी, आपसे इस सवाल का जवाब जरूर चाहेंगे। आपके गवर्नर साहब ट्वीट करते हैं एस्पिरेंट्स के हवाले से, थोड़ी बात कट रही थी, इजाजत दोबारा करिए, थोड़ा सा दोबारा बोलिए। खान साहब, आप कीजिए अपनी माइक को। शुक्रिया। सुबह ये लेकिन आज तक पोर्टल पे इसका
कर रहे हैं, 5 दिन का वक्त रह गया है। बाज एजाज साहब आपकी इको हो रही है, इको थोड़ा सा मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। चलिए खान साहब, सुभाजी मैडम आपके पास और आने की कोशिश करेंगे। आप बताइए अमीन साहब। हाँ बताइए अमीन साहब, एसआईज के हवाले से 5 दिन का वक्त रहा है, यानी उनकी एज में अभी तक पोर्टल पे कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। एलजी द्वारा बिल्कुल ऑर्डर इजरा किया गया, लेकिन पोर्टल पे वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। एस्पिरेंट्स हमारे यहाँ पे बेचारे कमेंट कर रहे हैं, इस हवाले से बात की जाए। अमीन साहब। बदकिस्मती की बात है एजाज साहब और जो पैनल में बैठे हैं और जो नाजरीन इस वक्त हमसे जुड़े हैं, बदकिस्मती की बात है क्योंकि एलजी साहब ने पिछले तकरीबन 15 दिन पहले एक ट्वीट किया था और एक ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ था कि जो एसआई एस्पिरेंट्स है उनको 1 टाइम एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो इस एज बार में आते थे, क्योंकि अब टाइम बढ़ता जा रहा है और अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे यानी कि हजारों की सुभा जी जो इस हवाले से क्या कुछ कहना चाहेंगे? सुभा जी, जो अभी तक इम्प्लीमेंट ही ऑर्डर नहीं हुआ। सर इसमें तो उन्होंने रिलैक्स की है, एज की है एसआई की 2 इयर्स एज जो वो रिलैक्स की है, और रिलैक्स के उसके ऑर्डर भी इशू हुए हैं रिलैक्स के। उसमें तो आपने देखा होगा जो ऑर्डर किया है उसमें तो एसआई की जो इंटरव्यू दे रहे हैं या जो बच्चे एसआई के एस्पिरेंट हैं उनके लिए तो 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन की है उन्होंने। और उसमें तो लेकिन सुभा जी कोताही कहां बढ़ती जा रही है? एलजी के ऑर्डर को निभाने के नहीं कोताही हमारे बढ़ती जा रही है। उन्होंने तो ये ऑर्डर इशू कर दिया और उसके बाद आपको पता है आगे होम डिपार्टमेंट और डीजी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, जहां से अब शायद उस जगह पे कोई थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा। ये तो हो जाएगा, ये तो अगर एलजी साहब से निकला है ये ऑर्डर तो ये तो इम्प्लीमेंट होना है। दिख रहा है जी, इसका तो सर अगर हम बात करेंगे जनरल हम बात करेंगे जो डेलीवेजर्स हमारे हैं हम कितने ये जो हमारे 38 डिपार्टमेंट हमारे गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी काम करेगा, उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए। ये 10 साल काम करेगा एज डेलीवेजर, ये 8 साल करेगा, ये 5 साल करेगा, 12 साल करेगा। ये बदकिस्मती बिल्कुल आज तक 50 साहब आपको एक बात अब सुनिए, 50 साल 60 साल हो गए हमारी जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव सरकारें आई हैं, आती है जाती है, आज तक कोई भी सरकार ये पॉलिसी नहीं क्रिएट कर पाई कि एक डेलीवेजर कब तक कितने साल तक डेलीवेज पोस्ट पे कायम रहेगा और कब उसको परमिट किया जाएगा। तो मुझे एटीएम गार्ड हमारे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, उन बेचारों को एक तो उजरत में कमी तो कर दी गई, वो तो है ही है, लेकिन साथ साथ उन बेचारों को जो एज 55 प्लस कर गए हैं उनको निकाला जा रहा है। इस हवाले से क्या कुछ कहना आपका? अमीन साहब हमारे साथ फारूक साहब असल में जुड़ने वाले थे जो कि उनका चेयरमैन है, लेकिन बदकिस्मती से नेटवर्क इशू की वजह से वो शायद हमसे जुड़ नहीं पाए। आप उस हवाले से बात कीजिएगा अमीन साहब। देखिए ये बदकिस्मती की बात है कि 7,500 जो उजरत लेते थे उनको 2,000 काटे गए, 5,500 की उजरत उनको मिल रही है। बड़ी अफसोस की बात है और अफसोस का मुकाम है कि वो उनका गुजारा 5,500 में क्या होगा। उनमें उनको एक अप डाउन का जो किराया है वो भी है, और जो अब उनका एज बार भी सामने आ गया है। एक और इशू खड़ा हो गया है क्योंकि हमारे जो एटीएम गार्ड्स जो हमारे हैं, जो हमारे भाई काम कर रहे हैं इस छोटी सी उजरत पे जो काम कर रहे हैं, उनकी तादाद आप देखो कितनी तादाद है। ये सिर्फ एटीएम गार्ड्स की बात नहीं है, ये जो सारे जो हमारे प्राइवेट सिक्योरिटी जो काम करते, चाहे हमारे हॉस्पिटल रहे, 45 मिनट का वक्त चला गया। अमीन साहब हमारा वक्त सिर्फ 30 मिनट का पैनल होता है,
हमने आज आप लोगों को मदू करके खड़े हैं और हम उनकी जो ये जो रौदाद उनके, हम उनके साथ शरीक बराबर हैं और हमारी भी उनके साथ जो जदोजहद उनकी है, हम उनके साथ बराबर शामिल हैं। अमीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, पीडीडी डिपार्टमेंट के प्रेसिडेंट है यानी गांधरबल से। खान साहब, जो कि गांधरबल में बहुत ज्यादा शिकायत आ रही है कि जो 2020 से पहले यानी जितने भी बेचारे डेलीवेजर से उनके हक में तो बिल्कुल सबसे पहले सैलरी दी नहीं जाती है। एक तो ये बात, क्योंकि उनके हक में पेंडिंग सैलरी बहुत है और साथ साथ उनकी फाइल्स को पीछे धकेला जाता है। जी खान साहब। तमाम पैनलिस्ट को मेरा सलाम। एजाज साहब, खान साहब 1 मिनट का वक्त है, ख्याल रखिएगा। एजाज साहब, जो कि सुभाष सर ने अभी कहा कि डीडीओज ने वक्तन फवक्तन गलतियां की है केसेस फॉरवर्ड करने में, मैं वो बात बिल्कुल सही है जो आप बात बोल रहे हो कि गांधरबल से शिकायतें आ रही है। बिल्कुल डीडीओज ने गलती की है वक्तन फवक्तन कि उनके केसेस फॉरवर्ड नहीं हुए हैं। और जो हमारा पीडीडी का मसला है एजाज साहब, इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल पॉलिसी है जो आज तक रेगुलर हुए हैं। इसमें एम्प्लॉइज आज काम करते हैं, जितने भी रिटायर हुए हैं उन्होंने वो SRO 381 के तहत रेगुलर हुए हैं आज तक। हमारे पीडीडी डिपार्टमेंट में अपना SROs है। आफ्टर 7 इयर्स जिनकी भी ऐसे ये सर्विस आएगी उनको रेगुलर किया जाए। लेकिन इसमें जब तक हुकूमत नहीं चाहेगी तब तक कोई भी ऑफिसर ये कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है कि इनको कन्वर्ज किया जाए। अदरवाइज जो डीपीसी भी हमारी हुई है 2019 में, उसके ऑर्डर भी आज तक उजरा नहीं किए गए। जी खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह फयाज साहब इशारा करें और आसिफ साहब भी इशारा करें। आसिफ साहब, शाह फयाज साहब, माफी चाहता हूँ, वक्त बहुत आगे चला गया। चलो आप लोगों के लिए और इंशाल्लाह 10 मिनट का वक्त ले लेते हैं, कोई बात नहीं। शाह फयाज साहब कुछ इशारा कर रहे हैं। शाह फयाज साहब, क्या कुछ कहना है? देखिए, मुझे एक बात मैं भूल गया, यहाँ पे सुभाष जी को मैं उनके नोटिस में लाना चाहता हूँ, क्योंकि वो जी सुभाष जी की शख्सियत के बारे में पहले बताना चाहूंगा। शाह फयाज साहब, उनका थोड़ा सा तारुफ कराऊंगा ताकि आप बात को कैसे रखेंगे आपको आप बखूबी जानते हैं शायद। सुभाष जी वो शख्सियत है जिसकी बात अगर हमने इस तक पहुंचाई, समझो ये हमारे LG साहब ने सुनी बात, ऐसे कुछ मेरा आज तक मानना है। सुभाष जी को तभी इस पैनल में बुलाया गया क्योंकि हमें मानना है, आज तक हमने देखा है सुभाष जी को, हमें सुभाष जी के किरदार पे बिल्कुल इत्तेफाक है और इत्मीनान भी है, क्योंकि जो भी आज तक बात सुभाष जी ने की है, कही है, वो ऑन रिकॉर्ड की है और बिल्कुल ऑथेंटिक की है। जी शाह फयाज साहब। जी बिल्कुल, सरकार में इनका कंट्रीब्यूशन है जो इस वक्त सरकार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है। मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट, पहले तो मैं उनको अपनी तरफ से वो आला जो हमारे लीडर साहिबान दिल्ली में बैठे हैं, उनको मेरी तरफ से एक 3 साल के बाद मौका मिला है मुझे, तो उनको मेरी तरफ से शुक्रिया कहने का कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला था। 40,000 टीचर साहिबान, SSA टीचर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में काम करते थे, क्योंकि पिछली सरकारों ने उनको धोखे में रखा था। तो इनको मसला जो है एक्स हमारे गवर्नर जो के जो सरबराही में वो एक बात। दूसरी बात, जब इन्होंने 40,000 लोगों का मसला हल किया और क्रिटिकल मसला था, बहुत ही बड़ा पेचीदा मसला था, उसको बड़ी अच्छी तरीके से एक रोड मैप के तहत किया गया। आज छोटे छोटे मामले हैं, जैसे आप देखिए आशा वर्कर कार्ड जमा किए, वैक्सीनेशन ड्राइव में उनका पहला कंट्रीब्यूशन था, फ्रंट लाइन थी। जब अलाउंस की बात आई, जब डिस्ट्रिक्ट अलाउंस हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, उसमें जो हर किसी को मिला, लेकिन आशा वर्कर को वो अलाउंस कोविड का जो अलाउंस था वो नहीं मिला। 2,000 रुपए पे आज वो जमाना नहीं रहा, इनको इनकी नोटिस में मिला। और दूसरी बात, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन का, जो रेवरी खेल है, रेवरी जंगलात है, रेवरी ज़राअत है, उनके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई है, उसकी सदारत चीफ सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं, तो उस पर काम हो रहा है। इसी तरीके से जो मामले पड़े हैं उनको, इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर आप मानिए कोई मसला ऐसा नहीं है कि तो कंट्रीज का मसला हो, हल करना हो, ये छोटे मसले हैं सरकारों के लिए। अगर मिल बैठ के और एम्प्लॉय जो है रीढ़ की हड्डी होती है एक सरकार की, एम्प्लॉय ही सरकार होती है, एम्प्लॉय ही एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो ये सरकार के लिए मुफीद होते हैं।
टेलीविजर्स का मसला है, पर्टिकुलरली 17/3/2015 में बैन लगी है, लेकिन 17/3/2015 से पहले जो लगे हैं, बैन से पहले लगे हैं, वो हजारों की तादाद में लोग हैं जिनको वेजेस ये गांधरबल का ही है, क्योंकि मैं वाला गांधरबल का हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी यही है, वहाँ पे ये है, इसी तरह पीडीडीपी में है, यही हुआ है जो है इसमें ये करे। और दूसरी बात वाली अगर एनपीएस 10 के पेज, लेकिन पॉलिटिशियंस पे वही जो है जो उसको कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन उस वक्त किया है जो हमारे फैज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फैज साहब वक्त बिल्कुल बहुत आप पहुंचता है, 50 मिनट का वक्त चला गया। आसिफ साहब आखिरी बात रखना चाहते हैं, आसिफ साहब बिल्कुल 5 या 10 मिनट के अंदर अपने 10 सेकंड के अंदर अपनी बात रखिएगा। शिवाजी से और मेरा कहना यह है कि ऐसी क्या वजह है, अगर गवर्नमेंट कमेटीज बनाती है, आज देखिए आज लगभग आरकेज, एनवाईसीज, आरकेज, रैबरे खेल, जंगलात, इनकी कमेटी बनाए हुए 2 साल हो गए हैं, कमेटी पे सब कमेटी बनाई जाती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि एक टाइम फ्रेम, एक टाइम बाउंड के अंदर इस पे डिसीजन लेना चाहिए, खाली कमेटीज करके डिले नहीं करना चाहिए। तो ये मैं आज कहना चाहूंगा। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आप देखिए अगर ओपीएस है, अगर वो एमएलए एमपीज के लिए गलत है, उनके लिए सही है, तो एम्प्लॉयज के लिए गलत क्यों है? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उनके साथ भी फिर नाइंसाफी हो रही है। अगर एनपीएस हमारे लिए, एम्प्लॉयज के लिए सही है और एमएलए और एमपीज को नहीं दी जा रही, तो मुझे लगता है उनके साथ भी नाइंसाफी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। आपको सुभाष जी, आपसे आखिरी और लास्ट सवाल मेरा, एसआईज के हवाले से बिल्कुल बात एलजी तक पहुंचाए इसके कीजिए। आवाज नहीं आ रही, साहब। सुभाष जी, आप मेरे सवाल को पहले सुन के फिर अच्छा साहब म्यूट कीजिए अपने माइक को। जी सुभाष जी, मेरा सवाल यह है, जो एसआई के एस्पिरेंट है वो शिकायत कर रहे हैं कि एलजी द्वारा एक ऑर्डर इजरा हुआ जो कि उसमें वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई, लेकिन इंप्लीमेंट उसका बिल्कुल भी ग्राउंड लेवल तक नहीं दिख रहा है। इस हवाले से बिल्कुल एलजी द्वारा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के दौरान भी शायद उस तक मजीद पहुंच जाएगी इंशाल्लाह, और आप भी पहुंचाना। दूसरी बात, एनपीएस को स्क्रैप करके ओपीएस को बहाल किया जाए, ट्रांसफर पॉलिसी टीचर्स के लिए लागू की जाए, और साथ साथ हेल्पर टू सुपरवाइजर्स जिनको डिसएंगेज किया उनको एंगेजमेंट के लिए कोई रास्ता ढूंढ निकाले, और एनवाईसी, जीआरएस, आरए केस जो है उनके हक में कोई अहम पॉलिसी लाई जाए, यूज एंड थ्रो की पॉलिसी को छोड़कर, और साथ साथ हमारी आशा बहनें जो है उनकी एक उजरत में इजाफा होना चाहिए, और उनके लिए भी कोई पॉलिसी, क्योंकि वो फ्रंट लाइन वर्कर है, उनके लिए उनके हक में भी कोई न कोई, और साथ साथ और जो पेंडिंग सैलरी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में पेंडिंग सैलरी आज तक है, उसको उसके हवाले से भी बिल्कुल हमारी बात एलजी द्वारा पहुंचाना, और इंशाल्लाह इस प्रोग्राम के जरिए भी पहुंच जाएगी। सुभाष जी, आप कुछ रखना चाहते थे अपनी बात, सिर्फ 1 मिनट का वक्त दिया जाता है। जी सुभाष जी। एजाज साहब, आपका बहुत बहुत पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और जितने रिस्पेक्टेड जितनी पैनलिस्ट यहाँ बैठे हुए हैं, मैं सबको सुना, और सब भी जीनियस लोग हैं, और ग्रास रूट लेवल जुड़े हुए हैं, और एम्प्लॉइज के अच्छे लीडर हैं ये। और मैं आपको अश्योर करता हूं, और खासकर आपसे ये कहता हूं कि मैं ये जितने भी मुद्दे आपने रखे हैं, ये सारे मुद्दे मैं जल्दी ही एलजी साहब से मिलने वाला हूं। मुझे और भी बॉर्डर एरिया से मैंने मिलना है, मैंने एज ए रेफ्यूजी लीडर मिलना है, मैंने रजौरी पुंछ के हवाले से मिलना है, पीर पंचाल के हवाले से, जो ही मैं मिलता हूं, और जितने इनमें मुद्दे रखे हैं मैंने सब नोट किए हैं, और इन सब मुद्दों पे मैं बात करूंगा, और फोन पे बताऊंगा, इन मुद्दों पे बात करके जो मेरा मेमोरेंडम होगा इसमें मैं डालूंगा, और डाल के वो मेमोरेंडम भी आपको भेजूंगा। और इन सब साथियों को मैं वादा करता हूं कि मैंने की है, मैं ग्रास रूट लेवल और मैं सब लोगों को ये अश्योर करता हूं कि मैं पूरे तरीके से इन चीजों का
पीछा करूंगा और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कि हुकूमत में रह के मैं इन चीजों को इम्प्लीमेंट करूं। चले शिबा जी, आपको इसी तवक्को के और इत्मीनान के साथ हम इस स्टूडियो में लाए, क्योंकि हमें पता है आप हमारी बात को बखूबी और बड़ी गौर से सुनते हैं। इंशाल्लाह एलजी द्वारा और हमारी जो आज केंद्र में सरकार है उस तक पहुंचाने में आप कामयाब रहे हैं और इंशाल्लाह कामयाब भी हो जाएंगे। अल्लाह ताला आपको हर कदम पे कामयाबी बख्शे और हमारे जितने भी मेहमान आज जुड़े थे उनकी जो जो कुर्बानियां हैं उनको भी अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल करे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेहमानों ने अपना कीमती सुबह जी एक और लास्ट वाला मेरी रिक्वेस्ट सभी एम्प्लॉइज की तरफ से, क्योंकि बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि जो कि बैंक गार्ड्स का मसला है इसको बिल्कुल उठाया जाए, क्योंकि बैंक गार्ड का मसला बहुत ही अहम मुद्दा है। उन बेचारों को उजरत में कमी की गई, जबकि आज महंगाई आसमान को छू रही है और महंगाई छूने के बावजूद भी उनकी उजरत में कमी गई, जबकि बजाय उनको इजाफा करना चाहिए था लेकिन कमी की गई। बड़ी नाइंसाफी है। हर मुलाजिम को डीए बिल्कुल इंक्रीज होता है, इंक्रीमेंट मिलती है, बाकी चीजें मिलती है, लेकिन इस बैंक गार्ड को बेचारे को 5,500 में क्या कुछ आएगा। आप बखूबी एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर रहे हैं, आपको पता है। सभी मुद्दों पे इंशाल्लाह हमें पता है आप इंशाल्लाह आगे हमारे मुद्दों को ले जाएंगे जरूर। इसी तवक्को से हमने आपको स्टूडियो में मदद किया था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शाह फयाज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ साथ हमारे साथ एक और रिकॉर्डर जो जुड़े थे, बाबा मुनीर साहब, जो कि हमारे यूट्यूबर है, जो हमारे इस सारे प्रोग्राम को रिकॉर्ड करके इंशाल्लाह लाइव करते हैं अपने पेज पे, उसका आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सभी मेहमानों ने का बहुत बहुत शुक्रिया। इन सभी मेहमानों ने अपना कीमती वक्त हमारे इस स्टूडियो को रौनक बख्शने के लिए फराहम किया। नाजरीन, इसी के साथ आज का ये लाइव डिबेट इख्तिताम पजीर को होने को आ पहुंचता है। नाजरीन, इस लाइव डिबेट का यही हमेशा और हमादम और हमा वक्त यही मुद्दा होता है कि कहीं ना कहीं एक अच्छी मैसेज लोगों की जो इन मेहमानान के जरिए आला हुकाम और ओहदेदारान तक पहुंचे और मुलाजमीन के मसले ओहदेदारान और हुकूमत तक पहुंचे इन मेहमानान के जरिए। नाजरीन, इंशाल्लाह कल इसी वक्त इसी दम इसी घड़ी नए मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक दीजिए इजाजत अपने मेजबान बट एजाज को। अल्लाह निगहबान। बहुत बहुत धन्यवाद।